एवरीवन, मेरा नाम मधु सेतिया है और हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल साम्राज्य और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिन्हें हमें मध्यकालीन इतिहास में कवर करना है। और बहुत सारे मेजरली क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आप चाहे यूपीएससी एग्जाम ले लो, एमपीपीएससी ले लो, चाहे वनडे एग्जाम ले लो, तो वनडे से लेकर मैं आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी में कहां से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा आज आप इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए समझते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? मध्यकालीन इतिहास। अब ये हमारा भारत है ना, ये हमारा क्या दिख रहा है आपको? भारत। इस पे डबल लेयर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लेयर है ना। ये है हमारे भारत का आधा हिस्सा। अब इधर की साइड आप देखिए, पश्चिम वाले हिस्से में, पश्चिम वाले हिस्से में पहले 3 राजवंश आया करते थे। पहला था एक सिंध का क्षेत्र, दूसरा यहाँ पर था मुल्तान और तीसरा यहाँ पर था हिंदू शाही राजवंश। देखो, ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन कौन से 3 मुल्क देखने को मिल रहे हैं हमें? सिंध, मुल्तान और हिंदू शाही राजवंश। अब भारत के नक्शे में आप ये देखते होंगे सटा हुआ बिल्कुल श्रीलंका है ना, पहले से ही है। अब यहाँ पर एक आता है देवोल बंदरगाह। क्या होता है? या नाम याद रखना, देवोल बंदरगाह। यहां से एक जहाज गुजरता है और वो जहाज का सामना होता है भैया देवल बंदरगाह से। ठीक है, यहाँ से उसका जाना होता है। ये जहाज जो है ना जा रहा था ईरान। कहाँ जा रहा था? ईरान। लेकिन इस जहाज के साथ क्या होता है, देवल बंदरगाह में कुछ लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। ठीक है, लूट लिया। उस समय सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर, नाम याद रखिएगा। कौन थे? दाहिर। ईरान के राजा हुआ करते थे, या शासक बोल सकते हैं हम, अल हजाज। कौन थे? अल हजाज। अब भैया इनका जहाज लूट लिया ईरान वालों का देवल बंदरगाह में, और ये बंदरगाह किसके कब्जे में आता था? सिंध के। तो इस अल हजाज ने यहाँ के शासक दाहिर को बोला कि आप क्या करो, हर्जाना भर दो और जो भी सिस्टम है उसको, यहीं पर जो भी बात है उसको खत्म करते हैं। लेकिन दाहिर ने जो भी जुर्माना था उसे देने से मना कर दिया। अब इसको क्या आएगा? गुस्सा आ गया। अब इसको गुस्सा आया तो उसने किसको भेजा? अपने दामाद या इन्हीं के वो थे गुलाम, जिसका नाम था मीर कासिम, मोहम्मद मीर कासिम। अब मोहम्मद मीर कासिम क्या होते हैं, भारत पर आक्रमण कर देते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है अरबों का पहला आक्रमण। किस पर था? सिंध पर था। क्वेश्चन कहां से बनेगा ना, वो देखते जाना। अरबों का आक्रमण किसको पढ़ रहे हैं हम? अरबों का आक्रमण। सबसे पहले अरबों का आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, कब किया? 712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला क्वेश्चन तो ये अरबों का सफल पहला आक्रमण था, जो किसने किया था? मीर कासिम ने, 1712 एडी में। उसके बाद सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ जो सिंध की राजधानी क्या होती थी? सिंध की राजधानी थी उस समय पर अरोड़। बाद में कैपिटल चेंज भी होती है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, ये कौन है? अरोड़। सिंध की राजधानी क्या हो गई? अरोड़। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब इनका उद्देश्य जान सकते हैं हम। पहला इनका जो मेजरली उद्देश्य था ना, लूट पाट कर धन को लूटना, लूट कर धन को ले जाना। दूसरा था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसी को नोट्स फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में, और यह अरबों का पहला सफल आक्रमण था। दूसरा पॉइंट, कहां पर हुआ था स्थान? तो सिंध में हुआ था। सिंध में आपको याद रखना है कि उस समय इसकी राजधानी क्या थी? अरोड़। नेक्स्ट वहां के शासक कौन थे? दाहिर, जिसमें दाहिर क्या हुए थे? परास्त हुए थे। नेक्स्ट इनका उद्देश्य याद रखना है आपको। इनका सबसे मेजरली यही उद्देश्य था, धन दौलत को लूटना, जितना लूट सकते हैं लूट लो अपने देश से और अपने देश में ले जाओ। नेक्स्ट इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है वो आता है हमारा गजनी साम्राज्य, उसको देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा गजनी साम्राज्य। पहला क्वेश्चन तो यही
इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्तगिन ने क्या की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और इनकी राजधानी थी गजनी। चलिए, इसके बारे में तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत नहीं है, इसके जो भी कार्य थे, लेकिन बस ये याद रखना कि इसकी स्थापना किसने की थी, गजनी साम्राज्य की। अब ये अल्तगिन के दामाद आते हैं इनकी मृत्यु के बाद। इनके दामाद या इनके गुलाम कौन थे? सुबुकुद्दीन। सुबुकुद्दीन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर आपने 3 साम्राज्य देखे थे, एक था सिंध, मुल्तान और हिंदू शाही। सुबुकुद्दीन के समय हिंदू शाही के राजा कौन थे? जयपाल थे। तो जयपाल को क्या किया इन्होंने? सुबुकुद्दीन ने परास्त किया था। तो पहला तुर्की जो भी आक्रमण हुआ था वो किसके समय में हुआ था? सुबुकुद्दीन के समय में, और ये भी प्रथम जो हमला था वही हुआ था तुर्की साम्राज्य का। तो इसमें जयपाल। नेक्स्ट, सुबुकुद्दीन का पुत्र आता है मोहम्मद बिन गजनी। इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्तगिन थे। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन आया? तो सुबुकुद्दीन आया था। सुबुकुद्दीन ने किस पर आक्रमण किया था भैया? जयपाल पर। जयपाल कहाँ के राजा थे? हिंदू शाही राजवंश के। ये परास्त हुए थे और पहला तुर्क आक्रमण हुआ था इनके समय में। नेक्स्ट, इनके पुत्र आते हैं मोहम्मद गजनी। अब चलिए डिटेल से पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में एक एक करके फैक्ट, जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ना। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस स्लाइड पर आप पूरा देख सकते हैं। मतलब बोर्ड पे, स्लाइड तो नहीं बोलूंगी इसको मैं। चलो, उपाधि। मोहम्मद गजनबी को यमीन उद दौला की उपाधि दी थी खलीफा, बगदाद के जो खलीफा थे अल आदिल बिल्ला ने। ठीक है, तो उसको एक उपाधि मिली हुई थी यमीन उद दौला। किसने दी थी? अल आदिल बिल्ला ने, जो कहाँ के खलीफा थे? बगदाद के। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कोई रटने इस चीज नहीं है। नेक्स्ट, प्रथम आक्रमण इनका हुआ था 1000, इतनी इज्जत इसका हुआ था 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया था। अभी मैंने आपको बताया था एक शासक आया था सुबुकुद्दीन, है ना, गजनी साम्राज्य का। जयपाल को उसने हरा तो दिया था, बाद में क्या हुआ? इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। तो भैया उसने माफी वगैरह मांगी जयपाल ने और इसको छोड़ दिया। फिर बाद में क्या, वापिस से इसका आक्रमण हुआ, इसके दामाद के साथ मतभेद हुआ। तो ठीक है, वापिस से इसने क्या किया? इसको परास्त किया। नेक्स्ट, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा, पूरा उसको तोड़, मतलब क्या बोल सकते हैं, इतनी गंदी तरीके से उसने लूटा। इतना हमारे मंदिरों में संपदा है ना जहां कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं। तो सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था 1025 ईस्वी में, लूटपाट करके, तोड़ फाड़ कर तो चला गया था ये मंदिर को। उसके बाद इसका जो मंदिर है वापस उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो याद रखना आप लोग, भीमदेव ने। भीमदेव ने क्या करवाया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अभी सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहे थे, रास्ते में इनका सामना हो जाता है जाटों से। जितना ये लेकर जा रहे थे ना लूटपाट के, आधा क्या कर लिया? जाटों ने लूट लिया। तो इसको तो क्या होगा? गुस्सा आएगा भैया कि आधा मेहनत हमने करी, लूट कर ये ले गए। तो वापिस ये क्या करता है? जाटों पर आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में, और ये इसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। इसके कुछ ही सालों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, है, पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदेल शासक विद्याधर थे जिससे ये पराजित नहीं हुआ था, मतलब ये इससे पराजित नहीं हुए थे विद्याधर। ठीक है, इसने कड़ी मात दी थी इसको, विद्याधर ने। नेक्स्ट, प्रमुख व्यक्ति इसके दरबार में कौन कौन थे? अलबरूनी। नेक्स्ट, फिरदौसी की एक रचना आप याद रख सकते हैं, शाहनामा फिरदौसी की एक रचना है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट, उतबी इसके जो मतलब जो दरबार में बैठते थे ना वहां पर प्रमुख इतिहासकार थे, ये उतबी इतिहासकार थे इसके समय के, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, फरूकी। तो इतनी चीजें आपको मोहम्मद गजनबी के बारे में याद रखनी है कि इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, इसको कौन सी उपाधि दी गई थी, जयपाल से इसका युद्ध कहाँ हुआ था, सोमनाथ मंदिर को उसने कब लूटा था। नेक्स्ट, ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और ऐसा कौन सा शासक था जो मोहम्मद गजनबी से परास्त नहीं हुआ था? तो वो चंदेल शासक विद्याधर थे। प्रमुख इसके व्यक्ति कौन थे? अलबरूनी थे। फिरदौसी थी जिनकी रचना थी शाहनामा। उसके बाद उतबी इसके दरबार के प्रमुख इतिहासकार थे।
नेक्स्ट आता है हमारा फर्रुखी। इतनी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए ना तो वो छूटे नहीं। तो देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। नेक्स्ट जो आता है 1775 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। कोई जरूरत नहीं इतना याद रखने की, आगे हम पढ़ते हैं। 1178 में दूसरा आक्रमण किया इसने पाटन, गुजरात में, है ना। पाटन एक जगह है, कहां पर बढ़ती है, गुजरात में बढ़ती है। यहाँ के शासक हुआ करते थे भीम द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है, जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां के शासक कौन थे, तो भीमदेव क्या हुए, इससे जीत गए थे। ठीक है, इस बार ये क्या हुआ, पराजित हुआ मोहम्मद गोरी। दूसरा, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में। किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। अब देखो इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज हमारे जीत जाते हैं, गौरी हार जाता है। दूसरी बार सेकंड इसको गुस्सा आएगा कि भैया इसने मुझे कैसे परास्त कर दिया। अब आएगा ये अच्छी तैयारी के साथ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इस बार क्या हुआ, ये गलती से जीत गया और हमारे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, कब हुआ था, 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद भी क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लो। पहला, ये एक ऐसा पहला शासक था जिसने सिक्कों पर माता लक्ष्मी की आकृति को बनवाया था। ठीक है, इतना लूटा इसने, भारत पे टीका नहीं है। ये अपने 4 गुलामों को छोड़कर गया, जिनका नाम है ऐबक, यालदोज, कुबाचा और हमारे बख्तियार खिलजी। ये 4 इसके गुलाम भारत में रहे और उन्होंने अलग अलग जाकर क्या करा, अपना राजपाट संभाला। अब इसी के साथ हमारे ये अरबी और तुर्की आक्रमण खत्म होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, अब आप जाकर अरबी और तुर्की की घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना। सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेंगे और आने वाली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना इन टॉपिक से तो छूटेगा नहीं, दैट्स माय प्रॉमिस। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ दिल्ली सल्तनत। ओवरऑल स्टार्टिंग से एंड तक पूरा अच्छे से खत्म करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।